एनसीईआरटी गाइडेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी 11th क्लास की ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति, इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं उनको कवर करेंगे। और जितने भी ये फैक्ट देखिए भारतीय प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित हैं, इंपॉर्टेंट है। कई बार के एग्जामों के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न भी बने हैं और अच्छे लेवल के फैक्ट इस चैप्टर के अंतर्गत दे रखे हैं, तो आप अच्छे से वीडियो को देखें और हो सके तो इनको साथ साथ नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दे रखा है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के ऊपर कौन कौन सी या किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, यह आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। सेकंड जो क्षेत्र दे रखा है वो दे रखा है पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर देखिए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन यानी जिन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। थर्ड नंबर पर है जो डेल्टाई क्षेत्र हैं। डेल्टाई क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो डेल्टाई क्षेत्रों में एक तो उष्ण कटिबंधीय वन हमें मिलते हैं, इसके अलावा मैंग्रोव वनस्पति यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और जो राजस्थान का देखिए मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलती है, तो झाड़ियाँ हो गई, कैक्टस हो गया, कांटेदार वनस्पति, ये सारी अलग अलग प्रकार की वनस्पति हमें मरुस्थल और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग के अंतर्गत ये 4 फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो कि दे रखे हैं। अब हम आगे चलते हैं वनों के प्रकार के बारे में। यहाँ से कई बार के एग्जामों के अंदर प्रश्न आए हुए हैं, विशेषकर जो वेलांचली और अनूप वन है इससे। आप चाहे यूपीएससी का एग्जाम ले लो, पीसीएस एग्जाम ले लो, इसके अलावा काफ़ी सारे एग्जाम जैसे कि पीजीटी के एग्जाम से, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हैं, उनके अंतर्गत यहाँ से प्रश्न आया है, तो इन सभी को हम कवर करेंगे। तो वनों के 5 प्रकार कौन कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार व अर्ध सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और वेलांचली व अनूप वन। सबसे पहले हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। तो यहाँ पर देखिए जो क्षेत्र दे रखे वो दे रखे हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के। सबसे पहला जो क्षेत्र है वो है पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है, ये यानी पश्चिमी घाट के अंतर्गत जो पश्चिमी ढाल है वहां पर पाई जाती है सदाबहार वनस्पति। इसके अलावा भारत का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित पहाड़ियों के अंतर्गत भी सदाबहार वन देखने को मिलते हैं और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वनों के अंतर्गत जो वार्षिक वर्षा होती है वो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक, और वार्षिक तापमान यहाँ का रहता है 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक। जो ये सदाबहार वन है इनकी वृक्षों की लंबाई होती है 60 मीटर से अधिक। इनकी विशेषता क्या है, जो कि कई बार एग्जामों के अंतर्गत पूछा हुआ है सवाल, ये कि वर्ष भर हरे भरे रहने वाले वनस्पति या फिर वन कौन से हैं, तो ये सदाबहार वन है, आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज ये भी आप ध्यान रखिएगा कि सूर्य की जो किरणें है ना वो धरती तक नहीं पहुंच पाती है इन वनों के अंतर्गत, क्योंकि ये काफी अधिक सघन होते हैं और इनकी ऊंचाई भी काफी अधिक होती है। इस कारण जो सूर्य की किरणें वो जमीन के ऊपर नहीं पड़ पाती है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। मुख्य वृक्ष कौन कौन से सदाबहार वनों में, तो रोजवुड हो गया, महोगनी, एनी और यहाँ पर ये एबनी या फिर एबोनी, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ये सारे फैक्ट एनसीईआरटी के अंतर्गत दे रखे हैं। सदाबहार वन के अंतर्गत दूसरा अर्ध सदाबहार वन, ठीक है, यहाँ पर अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है सदाबहार वनों के। सदाबहार वनों में तो अभी हमने देखा था 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम वर्षा इन वनों के अंतर्गत होती है अर्ध सदाबहार वनों के अंतर्गत। अर्ध सदाबहार वनों के अंतर्गत कौन कौन से वन आते हैं, तो सदाबहार व आर्द्र पर्णपाती, इन दोनों का जो मिश्रित रूप है ना वही है अर्ध सदाबहार वन, तो ये आप ध्यान रखिए। इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट वृक्ष दे रखे हैं एनसीईआरटी की बुक के अंतर्गत, साइडर, होल्डक, केल, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक फैक्ट चीड़ के पेड़ों के संबंध में भी दे रखा है कि रेल पटरी बिछाने के लिए चीड़ के जो पेड़ है वो आवश्यक थे। अंग्रेजी शासन में ये गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में ओक के स्थान पर लाए गए थे, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं सेकंड नंबर पे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, तो इनका अन्य नाम क्या है, इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। वार्षिक वर्षा इन वनों के अंतर्गत होती है 70 सेंटीमीटर से लगाकर 200 सेंटीमीटर।
इन वनों को दो भागों के अंतर्गत बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से पर्णपाती वनों के? तो आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। पहले हम देखते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वनों के अंतर्गत वर्षा 100 से लगाकर 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं वहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा हिमालय गिरिपाद के अंतर्गत, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल के ऊपर और उड़ीसा के अंतर्गत आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ से देखिए डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न बनता है कि कौन से वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आर्द्र पर्णपाती वनों के अंतर्गत प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? तो एक है सागवान, एक है साल, एक है शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन। तो इनके बारे में आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सारे वन आर्द्र पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। सेकंड इसके अंतर्गत है शुष्क पर्णपाती वन। इन जो ये वन के क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा जो होती है वार्षिक वो होती है 70 से लगाकर 100 सेंटीमीटर के बीच में। क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश व बिहार के जो मैदानी भाग हैं वहां पर हमें शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार के भाग, पार्कनुमा भूदृश्य उत्तरी भारत के मैदान में। तो इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत शुष्क पर्णपाती वन हमें मिलते हैं। शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? एक है तेंदु, एक है पलास जिसे जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है, अमलतास, बेल, खैर और अक्षलवुड। तो इन सभी के बारे में आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर पर जो वनस्पति है वो है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार जो वन है। ये जो कि अधिकतर मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाते हैं कांटेदार वन। तो वर्षा की अगर हम बात करें तो 50 सेंटीमीटर से कम। और प्रमुख क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र। जो कांटेदार वन है इनकी मुख्य प्रजातियां कौन कौन सी है? बबूल है, खैर, बेर, खजूर, नीम, खेजड़ी और पलास। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए पलास ऊपर भी आया था, यहाँ पर भी है। तो ऐसा जरूर नहीं है कि एक वृक्ष दो जगह नहीं आ सकता है, दो जगह आ सकते हैं। लेकिन कुछ वृक्ष ऐसे भी है जो एक ही वनस्पति के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि हमने सदाबहार वनों वाले देखे थे, रोजवुड, एनी, एबोनी, तो वो सभी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वो सदाबहार के अंतर्गत ही आएंगे। हालांकि जिनके अंतर्गत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, दो, एक या दो, तो ऐसे प्रश्न एग्जामिनर पुटअप भी नहीं करता है। अब अगर कांटेदार वनों के अंतर्गत पूछा जाएगा कि बबूल किस प्रकार की वनस्पति है, तो बबूल केवल कांटेदार वनों के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन पलास का यहाँ से पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी उच्च घास उगती है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन इनको दो प्रमुख भागों के अंतर्गत बांटा गया है। एक है उत्तरी पर्वतीय वन, एक है दक्षिणी पर्वतीय वन। पर्णपाती वन हिमालय के गिरिपाद के अंतर्गत हमें मिलते हैं। इसके अलावा आर्द्र, ये देखिए जो पर्वतीय वन है ना, पर्वतीय वन के समझिए कि पर्वतीय वन है, और समझिए ये जो हमने पर्वत बनाई है ये हिमालय है और ये हिमालय का गिरिपाद है। तो यहाँ पर कौन से वन मिलते हैं? पर्णपाती वन। इसके अलावा फिर 1000 से लगाकर 2000 मीटर तक कौन से वन मिलते हैं? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो इस तरह से थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर यानी ये इसी के अंतर्गत है, ठीक है, पर्वतीय वन के अंतर्गत ही है। चौड़े पत्ते वाले ओक व चेस्टनट वन, ये कहाँ पर हमें मिलते हैं? तो उत्तरी पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ियों पर, इसके अलावा पश्चिमी बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत ओक और चेस्टनट वन हमें मिलते हैं। चीड़ के वनों की यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। 1500 से लगाकर 1750 मीटर की ऊंचाई पर ये मिलते हैं। पश्चिमी जो हिमालय क्षेत्र है यहाँ पर कौन कौन से हमें वन मिलते हैं? तो एक है देवदार वन, एक है चिनार, एक है वालन। इसकी लकड़ी कश्मीर,
हस्तशिल्प के अंतर्गत यूज में ली जाती है वालन की लकड़ी। तो ये इंपॉर्टेंट वृक्ष है, कहाँ पर मिलते हैं ये थोड़ा सा आप क्षेत्र का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बल्यू पाइन व स्पूस, ये जो वनस्पति हैं ये 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, रोडेंड्रॉन वृक्ष, ये जितने भी वृक्ष हैं ये 3000 से लगाकर 4000 की मीटर की ऊंचाई के ऊपर पाए जाते हैं। ऋतु प्रवास समुदाय यानी ट्रांस ह्यूमन्स जो समुदाय हैं वो कौन कौन से हैं? गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया। टुंड्रा वनस्पति कौन कौन सी है? एक है मास और एक है लाइकेन, जो कि अत्यधिक ऊंचाई के ऊपर पाई जाती है टुंड्रा वनस्पति। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ से कई बार एग्जामों के अंतर्गत क्वेश्चन आया हुआ है कि मास और लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति है, तो ये टुंड्रा वनस्पति है। दक्षिणी पर्वतीय वन प्रायद्वीप के 3 भागों के अंतर्गत ये पाए जाते हैं। एक पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत। ये देखिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है सोलास। सोलास क्या है? तो नीलगिरी, अन्नायमलाई और पालनी जो पहाड़ियां हैं इन पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन है सोलास। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? सोलास के आगे स आ रहा है और शीतोष्ण में भी स आ रहा है, तो स से आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। सोलास शीतोष्ण कटिबंधीय वन है और तीनों पर्वत भी आप ध्यान रखिएगा पहाड़ियां, एक नीलगिरी, एक अन्नायमलाई और एक है पालनी पहाड़ियां। इनके ऊपर जो वन पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय उन्हें सोलास कहा जाता है। यहाँ के वृक्ष कौन कौन से हैं? तो मग्नोलिया, लेरेल, सिनकोना और वेटल। तो ये 4 प्रमुख वृक्ष दे रखे हैं इसके अंतर्गत, सोलास के अंतर्गत। ये वन सतपुड़ा व मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। तो इन तीनों पहाड़ियों के अलावा ये सतपुड़ा और मैकाल की जो श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां, वहां पर भी पाए जाते हैं। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट वनों के प्रकार के अंतर्गत वेलांचली व अनूप वन। आर्द्र व अनूप आवास के 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अन्य नाम मैग्रोव व दलदली वन। तो वेलांचली जो वनस्पति है इसके अन्य नाम क्या क्या है? एक हो गया मैग्रोव, एक हो गया दलदली वन, इसके अलावा अनूप वन। तो ये सभी इसके अन्य नाम के अंतर्गत हैं। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। प्रमुख आर्द्र भूमि कौन कौन सी है? तो उड़ीसा में चिल्का और यहाँ पर ये भरतपुर है, भरतपुर में केवलदेव राष्ट्रीय पार्क, ये दोनों रामसर साइट के अंतर्गत शामिल हैं। ये प्रमुख आर्द्र भूमियां हैं, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। देश की आर्द्र भूमि को 8 वर्गों के अंतर्गत रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे भारत में मैग्रोव वन 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो कि विश्व के मैग्रोव क्षेत्र का 7% है। यानी विश्व के अंतर्गत जितने भी मैग्रोव वन पाए जाते हैं उनमें से 7% भारत के अंतर्गत पाए जाते हैं, जो कि कितने क्षेत्र पर फैले हुए हैं? 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां पर अनूप वन पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो वेस्ट बंगाल के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र हैं वहां पर ये वनस्पति अधिक विकसित हुई हैं। महानदी गोदावरी कृष्णा के डेल्टा क्षेत्र के अंतर्गत भी अनूप वन या फिर डेल्टा वन पाए जाते हैं। और यहाँ से देखिए आरपीसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो क्षेत्र है ना ये किस वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ से प्रश्न बना था। आगे यहाँ पर अब देखिए वनों के प्रकार के बाद में है वन संरक्षण। भारत की वन संरक्षण नीति 1952 के अंतर्गत लागू हुई थी, जिससे 1988 के अंतर्गत संशोधित किया गया। बल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो किस पर बल दिया गया? सतत पोषणीय वन प्रबंध के ऊपर इस नीति के अंतर्गत बल दिया गया। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। वन नीति के उद्देश्य क्या क्या रखे गए थे? तो देश में 33% भाग पर वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से 6% अधिक हैं। एक है पर्यावरण का संतुलन करना,
थर्ड है मृदा अपरदन व मरुस्थलीकरण को रोकना और बाढ़ व सूखा नियंत्रण। ये सभी उद्देश्य रखे गए थे वन नीति के अंतर्गत। तो ये 3 इंपॉर्टेंट उद्देश्य, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। और ये नीति कब लागू हुई, कब संशोधित हुई, ये सारे फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। ये फैक्ट एनसीईआरटी में दे रखे हैं। वन संरक्षण नीति के अंतर्गत उठाए गए कदम, तो एक उसके अंतर्गत ये है सामाजिक वानिकी। इसका अर्थ क्या है, तो पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वनरोपण। तो यही है सामाजिक वानिकी। इसका मतलब क्या हुआ, यानी पर्यावरण से संबंधित कोई भी चीज, सामाजिक और इसके अलावा ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से जो वनों का प्रबंधन किया जाता है, वनों की सुरक्षा की जाती है, और जो ऊसर या फिर बंजर भूमि है उसके ऊपर जो भी वन रोपण किया जाता है, उन सभी को सामाजिक वानिकी के अंतर्गत रखा गया है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों के अंतर्गत बांटा है। इस आयोग की यहाँ पर डेट दे रखी है 1976 से 1979। तो सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में रखा गया। 3 वर्ग कौन कौन से, एक है शहरी वानिकी, एक है ग्रामीण वानिकी और एक है फार्म वानिकी। कृषि वानिकी, तो कृषि वानिकी किसे कहते हैं, देखिए कृषि योग्य हो भूमि या फिर बंजर भूमि हो, तो इन दोनों प्रकार की भूमियों के ऊपर पेड़ और फसलों को एक साथ में लगाना ही कृषि वानिकी कहलाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और शायद यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत, मुझे कुछ सही से याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन आया था। तो देख लीजिए, मतलब एक चैप्टर से 2-2, 3-3 प्रश्न पूछे गए हैं आरपीएससी के द्वारा। और भी कई आयोग हैं जिनके द्वारा एनसीईआरटी की बुकों से डायरेक्ट प्रश्न बनाए जाते हैं। आप चाहे तो पुराना प्रश्न पत्र जो है उसको उठाकर देख सकते हैं आराम से। अब देखिए यहाँ पर कुछ ये चित्र दे रखा है, तो कौन सा वन कहाँ पर है ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए अनूप वन जस्ट अभी हमने देखे थे, ये जो ये वाला चिन्ह है ना, ये अनूप वन है। यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल का भाग हो गया, सुंदरबन डेल्टा वाला, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया, चिल्का झील। इसके अलावा ये क्षेत्र भी है नीचे वाला। यहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, ये यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, यहाँ पर पर्वतीय वन, और ये जितना भी ये क्षेत्र है यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये चित्र बनाया हुआ है एनसीईआरटी के बुक के अंतर्गत, उसको देखकर ही मैंने यहाँ पर आपके सामने ये रखा है। तो आप अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। और अब देखिए हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत ही हम इस पूरे चैप्टर के जितना भी मैटर होगा वो आपके सामने रख लेंगे। तब तक आप इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। अपने आस पड़ोस में मित्रों के साथ में हमारे इस चैनल के बारे में सजेस्ट भी जरूर करें। धन्यवाद।